Good afternoon, dear all students. लास्ट टॉपिक पर्ल के बारे में हमने क्लाइमेट तक पढ़ लिया था। अब आगे हम बात करेंगे वेराइटीज़ के बारे में। वेराइटीज़ मैनी इम्प्रूव्ड हाइब्रिड एंड गुड ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज़ जो बेसिकली तमिलनाडु में ग्रो की जाती है वो है X6, X7, CO7, WC75। ये जो मोस्टली वेराइटीज़ ये तमिलनाडु वाले एरिया में ग्रो की जाती है। उसके बाद COH8, K3, उसके बाद CO9 इज़ अ गुड फोडर वेराइटी। मतलब कि ये जो CO9 वेराइटी है ये क्या चारे के लिए जो ग्रो की जाती है। इट्स ए कॉम्बिनेशन विद CO5 काउपी इज अ स्पेशलिटी। ये है जो कि काउपी की CO5 वेराइटी उसके साथ भी इसको ग्रो किया जाता है। और सम आइडेंटिफाइड वेराइटीज़ फॉर नॉर्थ, मतलब उत्तर भारत के लिए जो वेराइटियां हैं वो ये है पूसा 23, पूसा 322, HHB60, RH-B30। इसमें जो मोस्टली जो दो वेराइटी HHB60 और RH-B30 ये मोस्टली ग्रो की जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं सोइल की। बाजरे की खेती के लिए या बाजरे की फार्मिंग के लिए, पर्ल मिलेट की फार्मिंग के लिए किस टाइप की सॉइल्स की आपको नीड होती है। तो लोमी सैंड्स टू लोम्स, वेल ड्रेन्ड, नॉन सेलाइन एंड नॉन एल्कलाइन आर मोर सूटेबल फॉर द पर्ल मिलेट फार्मिंग। सेंसिटिव टू वाटर लॉक्ड एरियाज, ये आपकी सॉइल हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फील्ड प्रिपरेशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको जब बेसिक वाला फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें क्या था कि आपको जो की पॉइंट्स बताए थे उसमें फील्ड प्रिपरेशन, सॉइल, सोइंग, क्लाइमेट, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो ये मोस्टली ये पॉइंट यहाँ पर आता है फील्ड प्रिपरेशन। मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, अगर आप जैसे कि समर वाले सीजन में साउथ वाले पार्ट में अगर आप ग्रो कर रहे हो पर्ल मिलेट को तो वहाँ पर मॉइस्ट कंजर्वेशन प्रैक्टिस आपको बहुत हेल्पफुल होती है। उसके बाद समर प्लोइंग डीप टिलेज वंस इन 3 इयर्स, जो मैंने कि आपको बताया था कि डीप टिलेज आपको लगभग 1-2 सालों में करना चाहिए। उससे डिजीज़ और इंसेक्ट वगैरह काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। फाइन एंड स्मूथ सीड बेड फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, फ्री ऑफ टर्माइट्स एंड आंट्स, मतलब कि चींटियों से और जो आपकी टर्माइट्स होती है उनसे भी आपको क्या मिल जाता है, थोड़ा उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। उसके बाद हम सोइंग की बात करें, ऑप्टिमम टाइम प्लेज वाइटल, मतलब कि अगर आप बिल्कुल एकदम निश्चित समय पर बीज की बुवाई या सोइंग करते हो तो आपको जो जैसे कि डिजीज़ वगैरह, इंसेक्ट, इनका अटैक कम देखने को मिलेगा। डिले इन सोइंग लीड्स टू डिजीज़ एंड रिड्यूस ग्रेन यील्ड, अगर आप सोइंग में लेट करते हो तो लीड्स टू डिजीज़, मतलब ये कि बीमारियों को फैलाने का एक मोस्टली अगर देखा जाए तो मतलब जैसे कि डिले हम सोइंग करते हैं तो उससे डिजीज़ ज़्यादा बढ़ती है और जो होने वाली जो तुम्हारी ग्रेन यील्ड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कब मोस्ट सूटेबल टाइम होता है कि आपको पर्ल मिलेट को सोइंग करना है। तो मिड जुलाई के अप्रोक्स आपको क्या करना है, आपको सोइंग करना है। ऑन सेट ऑफ मानसून इन राजस्थान, जो कि मानसून लगभग राजस्थान में मानसून आने का टाइम रहता है। इन तमिलनाडु इट इज़ सोन इन 2 मानसून्स, एक तो ये खरीफ वाला सीज़न हो गया और सितंबर अक्टूबर, और आल्सो इन समर मतलब गर्मी वाले सीज़न में भी। सीड ट्रीटमेंट इज़ इम्पोर्टेंट, आपको क्या करना है, बीज उपचार भी बारले का करना है, पर्ल मिलेट का करना है। सीड रेट की हम बात कर लें तो 4 to 5 kg इफ़ सोइन बिहाइंड कंट्री प्लाउ, अगर आप कंट्री प्लाउ के माध्यम से आप बुआई करते हो तो आपको लगभग 4 से 5 kg सीड पर हेक्टेयर के लिए लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें 3.75 kg फॉर नर्सरी कम ट्रांसप्लांटिंग, अगर आप नर्सरी तैयार करके आप अगर ट्रांसप्लांट करते हो तो आपको लगभग कितना सीड चाहिए, 3.75 kg पर हेक्टेयर। तो इसके लिए अगर हम नर्सरी जैसे अगर बनाते हैं तो उसके लिए कितना एरिया चाहिए आपको, 500 मीटर स्क्वायर।
जब आपकी सीडलिंग्स 15 to 18 डेज़ ओल्ड हो जाए, मतलब जो आपने नर्सरी में बीज की बुवाई की है उसको 15 से 18 दिन वो अगर पुरानी हो जाए तो उसको क्या कर देंगे, हम ट्रांसप्लांट कर देंगे। अगर ऑप्टिमम पॉपुलेशन ऑफ प्लांट की हम अगर बात करते हैं तो वो आपका रहेगा 1,75,000 से 2 लाख के बीच में पर हेक्टेयर। उसके बाद इसकी जो डिस्टेंस वगैरह वो रो टू रो 45 सेंटीमीटर इन बिटवीन प्लांट्स इट डिसाइड आफ्टर थिनिंग्स मीन्स यहाँ पर होता है कि आपकी जो प्लांट की पॉपुलेशन है या आपका जर्मिनेशन परसेंटेज है वो सीड का कितना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड्स करती है आपकी थिनिंग। इट मे बी बाय इंटरप्लाउइंग, अगर आप थिनिंग जैसे कि करना चाहते हो तो इंटरप्लाउइंग के माध्यम से भी आप कर सकते हो। फॉर इरीगेटेड क्रॉप्स 15 सेंटीमीटर बिटवीन प्लांट में बी गिवन, ये आपकी प्लांट की डिस्टेंस हो गई। उसके बाद हम वीड मैनेजमेंट की हम बात कर लेते हैं। मैनुअल वीडिंग इज़ कॉस्टली अफेयर, अगर आप हर्बिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हो इसके लिए वीड कंट्रोल करने के लिए तो आपको लगभग थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि आजकल जितने भी हर्बिसाइड्स आते हैं थोड़ा एक्सपेंसिव आते हैं। हैंस इंटरकल्चर ऑपरेशन विद मशीनरी इज मोर यूजफुल टू रिड्यूस द वीड एंड आल्सो प्लांट डेंसिटी। अगर आप इंटरकल्चर ऑपरेशन से या बाय द फिजिकल मेथड अगर आप वीड्स को रिड्यूस करते हो तो ये क्या होगा, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं रहेगा और इन्वायरमेंट के लिए भी क्या रहेगा, बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। टू इंक्रीजिंग टिलरिंग थिनिंग इज मस्ट, अगर जर्मिनेशन परसेंटेज अगर आपने सीड ज़्यादा डाला है तो जो निकलने वाले जो टिलर्स हैं उनकी जो क्वांटिटी वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इस वजह से आपको थिनिंग करना ज़रूरी होता है। हर्बिसाइड प्री इमरजेंस अगर आप यूज़ करते हो तो एट्राजिन 0.25 kg और पेंडीमिथालिन इफ़ इंटरक्रॉप्ड विद पल्सेज, अगर आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हो तो पेंडामिथालिन आप यूज़ कर सकते हो। इन एडिशन अ मैनुअल वीडिंग कैन आल्सो बी, तो आप मैनुअल में अगर जैसे जो ऊपर बताया था मैनुअल वीडिंग भी आप कर सकते हो। उसके बाद न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, कंपेयर टू सोरगम एंड मेज नाइट्रोजन एंड फास्फोरस रिमूवल इज लेस बट के इज हाई। फर्टिलाइजर शेड्यूल, मतलब फर्टिलाइजर शेड्यूल का मीन्स यहाँ पर यह है कि आपको कब कब डोज कौन सी वाली कितनी देनी है। मे बी बेस्ड ऑन सॉइल टेस्ट, आप पहले क्या करवाओगे, सॉइल टेस्ट, जो मैंने आपको फर्स्ट बेसिक लेक्चर में भी बोला था कि सॉइल टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो इरिगेटेड अगर एरियाज़ की हम बात करें हाइब्रिड वेराइटीज़ के लिए तो 80-40-40 NPK वेराइटीज़, अगर आप जनरली लेते हो दूसरी वाली तो 70-35-35 आपको क्या लेना है, रेशियो लेना है NPK का। और रेनफेड एरियाज़ की अगर हम बात करें तो लो रेनफॉल 40-30-30 NPK, मॉडरेट टू हाई, यहाँ पर आपको जो NPK लेना है वो 60-80 और 40-40 kg पर हेक्टेयर। नाइट्रोजन इनटू स्प्लिट्स एंड PNK एज अ बेसिड डोज, नाइट्रोजन को आपको क्या करना है, 2 भागों में बांटकर अपनी फसल को देना है। उसके बाद P और K की मैं बात करूँ एज अ बेसल डोज, मतलब या तो आप स्टैंडिंग क्रॉप में भी आप दे सकते हो। नाइट्रोजन में बी एट बेसल एंड 50 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग और 30 डेज आफ्टर सोइंग, अगर आपने नर्सरी तैयार की तो आपको कब देना है, 15 दिन की ट्रांसप्लांटिंग के 15 दिन बाद, और अगर आपने डायरेक्ट सोइंग की है तो लगभग कितने दिन बाद, 30 दिन बाद आपको देना है। हायर नाइट्रोजन एप्लीकेशंस नीड्स बैलेंस्ड P आल्सो, मतलब अगर आप नाइट्रोजन की क्वांटिटी को मैक्सिमम दे रहे हो तो आपको क्या बैलेंस करना पड़ेगा, फास्फोरस की क्वांटिटी, फास्फोरस को भी आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। माइक्रो न्यूट्रेंट की अगर मैं बात करूँ तो जिंक 25 kg आपको देना है। और आयरन की मैं बात करूँ तो 12.5 टू 25.0 kg फॉर डिफिशिएंट सॉइल, अगर आपकी मृदा में इनकी कमी है तो। FYM 5 टन, लगभग आपको जब भी आप FYM की बात करते हैं तो लगभग आपको 1 से 1.5 साल में आपको क्या करना है, जो आपका वर्मी कंपोस्ट हुआ या फिर जो FYM हुआ आपको 1-1.5 साल में एक बार देना है। बायो फर्टिलाइजर सीड एंड मैन फील्ड एप्लीकेशन एजोस्पेरिलम एंड एजोटोबैक्टर, जो ये 2 बैक्टीरिया इसका मोस्टली जो वर्क होता है वो ये होता है कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करवाना। नाइट्रोजन में बी एट बेसल एट एंड 15 days आफ्टर सोइंग एंड 30 days आफ्टर सोइंग।
15 days after transplanting and 30 days after sowing. Higher nitrogen needs balanced P also, ये पहले वाला वही आ गया, और माइक्रोन्यूट्रिएंट ये सारा वही. उसके बाद हम बात करें वाटर मैनेजमेंट की. हाईली ड्राउट इवेंटिंग क्रॉप रिक्वायर्स मच लोअर वाटर देन एनी सीरियल्स, और जो इसके लिए कितनी मिनिमम रेनफॉल चाहिए वो 250 to 350 mm इज सफिशियंट. यूटिलाइजेशन ऑफ रेन वाटर डिपेंड्स अपॉन ऑन टाइप्स ऑफ सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट एंड लेवलिंग ऑफ द फील्ड. आपकी मिट्टी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सॉइल का ऑर्गेनिक कंटेंट कैसा है, आपका सॉइल का कार्बन कैसा है. उसके बाद लेवलिंग ऑफ द फील्ड, अगर आपका खेत जैसे कि प्रॉपर तरीके से लेवल्ड है तो वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है. अगर स्लोप में है तो वहाँ पर थोड़ी मॉइस्चर को एब्जॉर्व करके रखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है. True, it is rain-fed crop. This crop requires moisture and anthesis and flowering stage. मतलब जो क्रॉप की दो मेन स्टेजेस होती हैं, एंथेसिस एंड फ्लावरिंग स्टेज. इस टाइम पर आपकी जो क्रॉप को मोस्टली नीड होती है, इसकी क्रिटिकल स्टेजेस अगर हम बोल सकते हैं इसको चाहें तो 3 to 4 इरीगेशन इज़ मोर देन सफिशिएंट टू गेट गुड इल्ड. अब 3 to 4 इरीगेशन, जैसे कि हम साउथ की मैं बात करूँ, साउथ वाले पार्ट में तो लगभग वहाँ पर समर वाले सीज़न में ग्रो की जाती, तो 3 से 4 इरीगेशन, 3 to 4 इरीगेशन उसको सफिशिएंट होते हैं. उसके बाद मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस टू परमलेट कल्टीवेशन, डीप प्लाविंग वंस एंड 3 to 4 प्लाविंग बिफोर सोइंग. 3 से 4 आपको जो जुताइयाँ हैं वो करनी है कब, बुआई से पहले. रिजेस एंड फ्रो सिस्टम आपको यूज़ करना है. एप्लीकेशन ऑफ FIM, इससे क्या होता है, FIM यूज़ करने से जो मॉइस्चर कंटेंट है वो मैक्सिमम बना रहता है. यूज़ एंटी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स लाइक केवलिन, PMA, एट्राजिन. यूज़ ऑफ मल्चेज टू रिड्यूस मतलब इवोपोरेशन. मल्चेज आप सब जानते होंगे, जैसे कि किस जो बायोलॉजिकल है या नेचुरल मेथड से उससे हम मल्च कर सकते हैं, ग्रासेस वगैरह से. अगर हम प्लास्टिक की जो पॉलीथीन से उससे भी हम मल्च कर सकते हैं. और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिससे हम मल्च कर सकते हैं. सीड ट्रीटमेंट, रिमूवल ऑफ 1/3 अपर पार्ट ऑफ द सीडलिंग्स टू मिनिमाइज. मिड सीजन करेक्शन इफ़ ड्राउट अकर्स. मिड सीजन करेक्शन का मतलब यहाँ पर यह है कि जब भी मतलब क्रॉप को हम ग्रो करते हैं तो अगर ड्राउट हो जाता है तो उसकी जितनी जो पोजीशंस होती है क्रॉप की, या मतलब उसकी जो मिनिमम डेज ऑफ हार्वेस्टिंग है तो उसको मिनिमाइज़ हम कर लेते हैं. तो यही मिड सीजन करेक्शन होता है आपका. एप्रोपायरेट वीड कंट्रोल मैन्यूअर्स, उसका इंटरक्रॉपिंग विद लेग्यूम्स करना है आपको. क्रॉपिंग सिस्टम मोस्टली सिंगल क्रॉप पर एनम इन राजस्थान, जहाँ पर ड्राई एरियाज़ है राजस्थान में वहाँ पर ये सिंगल क्रॉप के लिए यूज़ की जाती है. सिंस मोनोक्रॉपिंग इज़ नॉट एडवाइजेबल, अल्टरनेटिंग विद लेग्यूम्स. In more rainfall areas, it is followed with a rabi crop. Rabi crops are winter cereals. Intercropping is also possible in these areas with pulses and oilseeds. Harvesting and grain quality at physiological मतलब उसका आपको फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी आपको प्लांट की चेक करना है. और व्हेन द ग्रेन मॉइस्चर इज़ अबाउट 15 to 20%, जब आपका मॉइस्चर का जो ग्रेन है वो लगभग 15 से 20% रह जाए तब आपको क्या करना है, उसको हार्वेस्ट करना है. द ईयर हेड्स आर सेपरेटेड एंड ड्राइड एंड थ्रेड्स. जो बाजरे की जो बालियाँ होती है उसको आपको क्या करना है, सेपरेट करना है, मतलब अलग करना है और सुखाना है, और उसके बाद थ्रेश करना है. थ्रेश ग्रेन शुड बी ड्राइड टू 12 to 14 मॉइस्चर. ग्रेन इल्ड की अगर हम बात करें, इरिगेटेड एरियाज़ में 3.0 to 3.5 टन, और रेनफेड एरियाज़ की अगर हम बात करें 1.2 to 1.5 टन पर हेक्टेयर. ये हो गया आपका पर्ल मिलेट के बारे में. अगर जैसे कि अब इसमें डिजीज़ है, इंसेक्ट्स है और वीड्स हैं, इसके बारे में हम अलग से एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे. ओके, थैंक यू.